सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जब वह तल पर पड़ने के बाद फिसल जाती है, किसी दूसरी दिशा में गतिशील हो जाती है, तो ऐसी किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इनके द्वारा बना हुआ कोण जो अभिलंब के द्वारा विभाजित किया जाता है, पहले कोण को जो आपतित किरण के साथ बनता है आपतन कोण कहलाता है, और जो परावर्तित किरण के साथ बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के नियम में आपने पहले से ही सुना कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम है। इसी तरह से लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम जो होता है उसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और साथ में प्लेन मिरर, ये सभी एक ही अवस्था में होनी चाहिए, अर्थात एक ही तल में होना चाहिए। इसके साथ जो वस्तुओं को देखने की घटना है उसका प्रतिबिंब बनता है, और वह प्रतिबिंब हमारी आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब और साथ में हमारी आंख पर पड़ने वाले प्रकाश किरण उस वस्तु पर पड़ते हैं तो वस्तु हमें दिखाई देती है। और इस तरह से बनने वाले प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रतिबिंब को हम रियल या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है कि वस्तु जिस अवस्था में होती है उसका उल्टा दिखाई देता है, मतलब कि प्रतिबिंब उसका जस्ट अपोजिट दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। और जबकि दूसरी अवस्था वर्चुअल की होती है जिसमें हम कल्पना करते हैं कि अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी बनता होगा और लगभग ऐसे ही बनता होगा जैसे वस्तु का रूप है, वस्तु की वास्तविकता है, वही चीज हम कल्पनातीत कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रतिबिंब भी दो प्रकार के बनते हैं। अब इसके बाद फिर घटना आती है लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब कि प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश का अपवर्तन के लिए हमने दो माध्यम की चर्चा किया, एक एरी मीडियम मतलब हवादार माध्यम, और दूसरा डेंस मीडियम जिसमें सामान्य तौर पर हवा नहीं होती, ऐसे हमारी कल्पना है, ऐसा हम भौतिक थ्योरी के अनुसार, फिजिकल थ्योरी के अनुसार इसको कल्पनातीत मान करके, चाहे हम उसको कांच का माध्यम मान लें, चाहे हम उसको पानी का माध्यम मान लें, कुछ इस तरह से कल्पना करके ऐसा हम करते हैं जहां माध्यम के प्रति प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण प्रभावित होती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम फिगर का सहारा लेंगे, साथ में अपने सपोर्टिव स्टाफ के माध्यम से हम ये देखना चाहेंगे कि किस तरह से इसकी डिजाइनिंग की जा सकती है, कैसे इसको और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जहाँ टॉपिक का नाम दिया गया है। टॉपिक क्या है? लाइट। लाइट को दो भागों में बांटा गया है, पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तित किरण या परावर्तन की घटना, रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन की घटना। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन के विषय में आप देखिए कि आपने एक रफ पोजीशन लिया है, एक तल को बताया है जो एक समतल दर्पण के रूप में है, और इसका जो चिकना भाग है, चिकना मतलब प्लेन भाग, उस प्लेन भाग पर हम ये देख रहे हैं कि एक कोई प्रकाश किरण आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर ये लिखा है इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे क्या करती है? इस चिकने तल पर पड़ती है, और चिकने तल पर पड़ने के बाद जो इसका प्रकृति के द्वारा नेचर है, जैसे ही पड़ती है तुरंत ये स्लिप करके किसी और माध्यम में निकलने का प्रयास करती है। अब आपके मन में ये चर्चा होगी, क्या एक ही किरण आती है जिसको आप यहाँ देख रहे हैं? तो एक ही किरण नहीं होती है, ऐसी हजारों लाखों किरणें होती हैं। लेकिन जो हम फिजिक्स की थ्योरी में कल्पना करते हैं तो हम एक को मान करके उसको समझने समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसी सैकड़ों किरणें आती हैं और फिर ये वापस जाती हैं, और यह कभी घटना रुकने वाली नहीं होती है, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट जैसे पड़ता है तो उसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, पड़ेगा, स्लिप कर जाएगा दूसरी तरफ से आएगा, पहली तरफ स्लिप कर जाएगा। तो ये घटनाएं वास्तव में देखें तो यहाँ से दोनों तरफ एरोहेड लगाया जा सकता है कि सामान्य तौर पर जो इसमें इंसिडेंटेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे का भी काम करती है, और साथ में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इंसिडेंटेड रे का भी काम करती है। इसमें आप एक देख रहे होंगे कि एक सीधी रेखा, सरल रेखा डाली गई है,
जिसके ऊपर नॉर्मल लिखा गया है। नॉर्मल का मतलब अभिलंब होता है जो हमारे आपतित किरण के द्वारा घेरे गए कोण, जिसे इंक्लाइंड एंगल या इससे इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें अर्थात रिफ्लेक्शन की घटना में समान होते हैं, जिसे हम रिफ्लेक्शन लॉ बोलते हैं। तो पहला नियम इसका ये हो गया कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। दूसरी कंडीशन में हुआ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप सिल्वर मेटल पर दे सकते हैं। सिल्वर मेटल इसके लिए सबसे सामान्य एग्जाम्पल है। यह एग्जाम्पल सामान्य तौर पर यह आपको प्रकाश के परावर्तन के विषय में अच्छी तरह से आपका मॉडिफिकेशन करता है, आपको समझाने और बताने की कोशिश करता है, जिसे कहते हैं कि माइंड मेकअप करना। फिर इसके बाद इट इज अप्लाइंग इन ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस तरह से जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकते हैं उन सभी चीजों पर यह घटना लागू होती है। अब आप इस पर प्रश्न ही कर सकते हैं, क्या सर ये खुरदुरा पदार्थ जो लगाए हैं आप डॉट डॉट करके दे रखे हैं, ये लाइनिंग जो दिखा रखे हैं, क्या हम इस पर भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की घटना आपको ऊपर दिखाई दे रही है उस तरह की घटना नहीं, बल्कि वो कई टुकड़ों में दिखाई देगी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप, जिसे एग्जिबिशन के तौर पर मान सकते हैं कि ये उतनी स्पष्ट घटना नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, लेकिन वो टुकड़ों में होगा, सैकड़ों हजारों भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, जो हमें समझ में नहीं आएगा, जिससे हम सामान्य तौर पर कहेंगे कि ये हमें लाइट की चकमकाहट दिख रही है, मतलब विभिन्न तरह की लाइट हमारे आप पर पड़ रही है, बट आई एम नॉट क्लियर्ड हियर, मैं अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सी घटना हो रही है। जैसे अभी आप रोड पर चलते हैं, हाईवे पर चलते हैं, फोर व्हीलर सामने आ जाती है, तो आप 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि मैं जाऊं कहां, सामने दिखाई नहीं पड़ता। और सामने दिखाई नहीं पड़ता तो उसका यही एक कारण होता है जो यहाँ पर बताया गया, इट इज अप्लाइंग इन ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि आप वहां देख रहे हो तमाम खुरदुरा तल है और एकाएक प्रकाश की किरण आपके सामने बहुसंख्य पड़ रही हैं, तो आपकी जो नेत्र लेंस हैं वो प्रभावित हो जाता है और आप यही नहीं डिसीजन कर पाते हैं कि व्हाट इज माय राइट पाथ, कि मेरा सही रास्ता क्या है, मुझे जाना कहां से है, कैसे जाना है। अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं इमेज में। इमेज का मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? सामान्य तौर पर जो सोर्स ऑफ लाइट के माध्यम से वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र या अन्य प्रकाशित करने वाली चीजों को दिखाई देने की क्षमता रखता है, उस पर पड़ता है, उससे हम इमेज कहते हैं। इमेज के 2 भाग हैं, पहला है रियल और दूसरा है वर्चुअल। रियल का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसी वास्तविक प्रतिबिंब के द्वारा ही हम वस्तु को अच्छी तरह से देख सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज ये कल्पनातीत होती है, जस्ट वी कैन से अपीयरिंग, कि जिसको हम प्रतीत करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन कंफर्म नहीं होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो घटना पूरा निर्भर करती है एक दूसरे पर, वो रियल इमेज की है। और इसी के साथ साथ मिरर्स में हम आ जाते हैं। मिरर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और दूसरा स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर की बात जहां तक आती है, उस पर आपका लाइट रिफ्लेक्शन और साथ में प्लेन मिरर पर जो उसका सॉलिड पार्ट्स होता है उसमें रिफ्लेक्शन भी दिखाया जा सकता है। लेकिन इसकी जो एडिशनल चीजें हैं वो थोड़ा सा आज हम हाईलाइट करेंगे, शेष अगले पार्ट में हम आपको और क्लियर करेंगे। पहला भाग है इसमें कि आपने देखा यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस बना हुआ है। कॉनकेव लेंस की पोजीशन क्या होती है कि अंदर की ओर गहरा होता है, बाहर की ओर खुरदुरा तल होता है, जिसको हम M1 M2 इसकी डिजाइनिंग किए हैं कि ये दर्पण का द्वारक भाग है। द्वारक मतलब कि इसकी हाई एफिशिएंसी इतनी है M1 से लेकर M2 तक, और यहाँ पर जो है प्रिंसिपल एक्सिस क्या शो कर रही है कि इस एक्सिस पर ही हम इन क्षमताओं को दिखाना चाहते हैं, जो यहाँ पे बिंदु बीच में रखा गया है
वह P बिंदु जो है पोल को इंडिकेट कर रहा है। पोल का मतलब ध्रुव, जो इस दर्पण का मध्य भाग होता है। F इसका फोकस है। फोकस क्या बताता है भाई? किसी दर्पण की अधिकतम क्षमता क्या है, कितनी दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, वह उसके फोकस पर निर्भर करता है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र, ये संकेत करता है कि इस वृत्ताकार दर्पण को किस वृत्त के साइड से निकाला गया, कौन सा वृत्त था जिसका केंद्र था, उस केंद्र से, मतलब कि अगर यहाँ C से P की डिस्टेंस देख लिया जाए तो दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल या रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो उस स्फेरिकल मिरर की दूरी जो होती है, जिसे आप त्रिज्या के रूप में जानते हैं, वो C से P तक की दूरी होती है। इसी तरह से जो दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होता है, उस कॉन्वेक्स लेंस की विशेषता होती है कि इसमें उभरा हुआ भाग समतल होता है, चिकना होता है, जबकि अंदर वाला भाग खुरदुरा होता है। इसकी भी द्वारा की सीमा M1 M2 से मैंने दिखाया है। शेष वही चीजें हैं, P फॉर पोल, F फॉर फोकस और C मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप वक्रता केंद्र कहते हो। और इस तरह से वक्रता केंद्र के बाद फिर हम थोड़ा सा हाईलाइट पोर्शन में आ जाते हैं कि यहाँ पर लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन का फिगर आप देखिए, ये एक हमारा ग्लास पार्ट है। ग्लास पार्ट मतलब कि एक कांच का ठोस वस्तु है। उस ठोस वस्तु को अगर हम धूप में रख दें या किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने रख दें तो ऐसा कुछ देखते हैं कि जो इस पर प्रकाश किरण पड़ती है, वह प्रकाश किरण कांच तक आती है और कांच पर आने के बाद कुछ इस तरह की घटना इसमें इन्वॉल्व होती है कि वह कांच के अंदर झुक जैसी जाती है। मुझे लगता है कि जैसे वो अपने मार्ग को छोड़ चुकी है, अपने मार्ग से अलग हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पर अविलंब रखते हैं तो अविलंब रखने के बाद देखते हैं कि एक्चुअल पोजीशन लाइट रेज की नहीं रह गई। जो प्रकाश किरण चली थी, जो इंसिडेंस हुई थी, वह अपने रास्ते से भटक गई। और कितना भटक गई, उस एंगल को मापने के लिए हम यहाँ पर एंगल I और एंगल R के माध्यम से नापते हैं, जिसमें I फॉर इंसिडेंटेड और R फॉर रिफ्रैक्टेड। यहाँ पहली घटना में रिफ्लेक्टेड था, वहां पर रिफ्रैक्टेड होता है। ऐसे हिंदी में भी ये परावर्तन घटना थी और उस घटना का नाम अपवर्तन रखा गया। अब ये यहाँ पर दो माध्यम रखे गए। यहाँ आपको दिख रहा होगा एयर लिखा गया है, AIR, एयर माने हवादार माध्यम है। हवादार माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करती है तो अपने पथ से, अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है। और हट जाने का कारण क्या होता है कि वह हवादार माध्यम से वो कहाँ चली जाती है, डेंसर मीडियम में। और वह डेंसर मीडियम का दबाव ऐसा होता है कि वह अपने रास्ते से हट करके पुनः जब दूसरे किनारे पर पहुंचती है तो फिर वहां से लगता है कि जैसे उस रेज को फिर फ्री कर दिया गया और वह पुनः एरी मीडियम में पहुंचने के बाद वह अविलंब से दूर भागने लगती है। अविलंब से दूर भागने का मतलब कि लगता है कि जैसे किरण ने फिर अपनी वही पुरानी अवस्था प्राप्त कर ली, अर्थात जो उसका किरण का पहले वाला पथ था उसी रास्ते पर, उसी के सिद्धांत में वह तुरंत आगे बढ़ने लगती है। इस घटना को भी नापने के लिए हम जो वहां से आपतित किरण डेंसर मीडियम की थी उसको I एंगल से रिपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, I रिव्यूज इन द R कि मतलब वह एक घटना में पहले आपतित किरण का रोल निभा चुकी है, फिर परावर्तित किरण के लिए AI, और वह परावर्तित किरण जो होगी तो वह क्या करेगी, इंसिडेंट एंगल को रिफ्लेक्ट एंगल में कन्वर्ट करने लगती है। और वही चीज जब किरण बाहर की तरफ निकलती है तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है रिफ्लेक्शन रेज के माध्यम से, तो ऐसे में उसको हम क्या कह देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट बोल देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो एंगल ऑफ इमर्जेंट एक थोड़ा नया शब्द है, लेकिन है घटनाएं वही चीजें हैं, बस केवल माध्यम के बदल जाने के कारण ऐसा नाम थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया। जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन कहा गया तो परावर्तन की घटना थी रिफ्लेक्शन में, और जब रिफ्लेक्शन कहा गया तो अपवर्तन की घटना थी। यहाँ पर आपने देखा कि प्रकाश किरण जब आपतित हो रही थी तो यहाँ का जो कोण नापा गया उसको एंगल I या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा गया। इसी तरह से जो अंदर वाला कोण है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन,
उसे हम क्या बोले, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बट नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन इसलिए कहेंगे कि यहाँ अपवर्तन की घटना हो रही है, और यही एंगल क्योंकि अब यहाँ पर परावर्तित किरण आगे बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशंस में वो यहाँ पर जो एंगल आई डिनोट किया गया है वो एंगल किसमें रिव्यू हो रही है, पुनः चेंज किसमें हो जाएगी, रिवर्स जिसे कह सकते हो, आई कन्वर्टेड इन एंगल आर। तो एंगल आर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से जो लास्ट में एंगल आर दिख रही है वो किसमें चेंज हो जा रही है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, और इसी एंगल ऑफ इमर्जेंट साथ में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों के माध्यम से आप ये देखते हैं कि ग्लास में अगर पानी रखा हुआ है और उस पानी में कोई वस्तु आप डाल दीजिए, क्यों ना हो पेंसिल हो, राड हो, कुछ भी हो, तो आपको ऊपर वो वस्तु बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, लेकिन पानी के तल में आप ध्यान से देखिए तो लगता है वो वस्तु टूटी हुई है, मतलब कि उसका पाथ चेंज हो गया है। जो लाइट रेज हैं जो अभी तक इंसिडेंस कर रही थी वो लगता है कि जैसे अपने रास्ते से भटक गई हैं, जिसके कारण ये घटना उत्पन्न होती है, जिसे हम ये कहते हैं लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज आपने देखा कि लाइट के दो पोर्शन थे, लाइट के पहले पोर्शन का नाम था रिफ्लेक्शन और दूसरे का नाम था रिफ्रैक्शन, जिसमें रिफ्लेक्शन पर तो आपको डिटेल चीज की गई, डिटेल्स बताया गया, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर आगे नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।